about the evolution of marketing. ठीक है, when the question will be arise that what is evolution of marketing, orientation of marketing, as well as concepts of marketing, the answers of all these three questions will be same. जो concepts हम लोगों ने क्लास में किया है. What is the meaning of production concept? We already discussed. ये जो फेज था, सबसे पहला इवोल्यूशन में पहला फेज क्या था? प्रोडक्शन कंसेप्ट का. प्रोडक्शन कंसेप्ट में क्या था कि जो कंपनीज थी उनका क्या मेन एम था कि हमें प्रोडक्ट बल्क में प्रोड्यूस करना है. किसने प्रोड्यूस करना है? बल्क में प्रोड्यूस करेंगे, उसको नॉर्मल और इकोनॉमिकल प्राइस में कंज्यूमर तक पहुंचाएंगे. इकोनॉमिकल प्राइस का मतलब है कि जो प्राइस कस्टमर अफोर्ड कर सके वो प्राइस में उन तक पहुंचाएंगे. यानी डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी भी स्ट्रांग रहेगा, प्राइस भी कम रहेगा और बल्क में क्या होगा? प्रोडक्शन होगा. आई बात समझ में? बल्क में प्रोडक्शन होगा. ठीक है, अब यहाँ पर आपका जो प्रोडक्शन कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट कब यूजफुल है? ये कंसेप्ट तब यूजफुल है जब मार्केट में आपके प्रोडक्ट का डिमांड एक्सेसिव इंक्रीज हो जाए और सप्लाई एज सच ना हो. तो डिमांड को फुलफिल करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? वी कैन बेसिकली यूज द प्रोडक्शन कंसेप्ट वेयर वी आर ओनली रिलाई ऑन द प्रोडक्शन ऑफ द प्रोडक्ट. यानी प्रोडक्ट को सिर्फ प्रोडक्शन करें, मैन्युफैक्चर करें, ये कंसेप्ट हम तब यूज कर सकते हैं. ये सबसे पहला इवोल्यूशन का फर्स्ट स्टेप या फर्स्ट कंसेप्ट था. ठीक है, ऐसा माना जाता था कि कस्टमर वही प्रोडक्ट खरीदेगा जो मार्केट में अवेलेबल हो. प्रोडक्शन कंसेप्ट क्लियर हो गया सबको? ऑनलाइन क्लास एंड ऑफलाइन क्लास. द सेकेंड पॉइंट इज प्रोडक्ट कंसेप्ट. कई बार प्रोडक्शन और प्रोडक्ट कंसेप्ट को एक ही स्टेज में माना जाता है, तो ये आप मत टेंशन लीजिएगा कि प्रोडक्शन अलग है, प्रोडक्ट अलग है. कई बार एक साथ भी लिया जाता है, लेकिन मैं आपको अलग अलग कंसेप्ट करा रही हूँ. तो प्रोडक्ट कंसेप्ट का क्या सीन था कि यहाँ पर जो प्रोडक्ट है, जो प्रोडक्ट रहेगा, यहाँ पर जो कंपनी रहेगी वो किस चीज पे बिल्कुल रिलाई करेगी? प्रोडक्ट की क्वालिटी पे. यानी कि प्रोडक्ट के प्राइस से कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमें प्रोडक्ट की क्वालिटी को इनहांस करना है, यानी कि इंक्रीज करना है, बढ़ाते रहना है. जैसे कि ये कंसेप्ट सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजिकल कंपनीज यूज करती हैं. आप लोगों ने देखा होगा कि कभी भी कोई नई प्रोडक्ट मार्केट में आती है, खासकर टेक्नोलॉजिकल, उसकी प्राइस कंपैरेटिवली हाई रहती है. तो रीजन क्या होता है कि वो इनोवेटिव प्रोडक्ट है, नई प्रोडक्ट है, मार्केट में वैसे कॉम्पिटिटर्स अवेलेबल नहीं है. तो कई बार उनकी प्रोडक्ट की क्वालिटी की वजह से दे आर बेसिकली टेकिंग हाई प्राइस. तो प्रोडक्ट कंसेप्ट में भी यही था कि कंज्यूमर जो है वो सिर्फ उसी प्रोडक्ट को फेवर करेगा जो प्रोडक्ट की क्वालिटी, परफॉर्मेंस बेटर होगी और जिसमें इनोवेटिव और न्यू फीचर्स होंगे. आई बात समझ में? तो इसको हम कौन सा कंसेप्ट कहेंगे? प्रोडक्ट कंसेप्ट. ठीक है, यहाँ पर मार्केटिंग जो है, यहाँ पर जो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी को यूज किया जा रहा है वो सिर्फ और सिर्फ किस चीज पे यूज, किस चीज पे बेसिकली फोकस किया जा रहा है? कॉन्टिन्यूअस इंप्रूवमेंट ऑन प्रोडक्ट. हाँ, क्वालिटी जो है हमें इंप्रूव करते रहना है प्रोडक्ट का. ठीक है, और ये जो है इसमें ये जो दोनों टाइप है, जो प्रोडक्शन कंसेप्ट और जो प्रोडक्ट कंसेप्ट है, ये दोनों कंसेप्ट में क्या चीज मिसिंग है? तो यहाँ पर जो कंपनीज हैं वो शॉर्ट टर्म में तो चीजों को देख पा रही हैं, बट लॉन्ग टर्म में दे आर नॉट एबल टू सी दैट दिस कंसेप्ट इज नॉट गोइंग टू वर्क इन फ्यूचर. तो हम इसे कई बार बोलते हैं मार्केटिंग मायोपिया. मार्केटिंग मायोपिया एक सिचुएशन है जहां पर जो मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज है वो लॉन्ग रन में तो काम करेगी, लेकिन ये सॉरी शॉर्ट टर्म में तो काम करेगी, लेकिन लॉन्ग रन में या लॉन्ग टर्म में वो काम नहीं करेगी. इसको कहते हैं कि जिसकी दूरदर्शिता में प्रॉब्लम. जैसे मायोपिक कौन होते हैं? जिनको दूर नहीं दिखता है, हाँ, पास का दिखेगा लेकिन दूर नहीं दिखता है, तो इसको हम कहते हैं मायोपिया. तो मार्केटिंग मायोपिया इसको कहेंगे. ठीक है, जहां पर जो स्ट्रैटेजी इट विल वर्क इन द शॉर्ट टर्म बट वी कैन नॉट यूज द सेम स्ट्रैटेजी फॉर लॉन्ग रन, और इट आइदर इट विल नॉट वर्क. ठीक है, तो ये दोनों कंसेप्ट मार्केटिंग मायोपिया का पार्ट है. ठीक है, नेक्स्ट वन इज सेलिंग कंसेप्ट. नेक्स्ट वन इज सेलिंग कंसेप्ट. ठीक है, अच्छा, प्रोडक्ट कंसेप्ट में एग्जांपल क्या हो सकता है? जैसे कि अगर मान लो कोई कंपनी वॉशिंग मशीन बना रही है तो सबसे बेस्ट वॉशिंग मशीन बनाएगी. उसका मार्केट में कितना डिमांड है, कस्टमर को चाहिए या नहीं चाहिए, उससे मतलब नहीं है, लेकिन जो प्रीवियस वन वाले उसके प्रोडक्ट होंगे उससे वो बेटर बनाएगी. ठीक है, तो ये प्रोडक्ट कंसेप्ट ज्यादातर टेक्नोलॉजिकल कंपनीज यूज करती हैं इसको. नेक्स्ट देखिए सेलिंग कंसेप्ट. सेलिंग कंसेप्ट क्या होता है? लिखने का मन है तो लिखो, अदरवाइज ये सारी चीज आपको बुक में भी मिल जाएंगी, बस क्लास में सुनो. ठीक है, हाँ, क्लास में मैंने लिखवा भी रखा है सारे के सारे कंसेप्ट.
तो सेलिंग कंसेप्ट क्या होता है कि बेसिकली यहाँ पर ये माना जाता है कि प्रोडक्ट को मार्केट में अवेलेबल करा देना, बेटर प्रोडक्ट प्रोवाइड करा देने से आपके कंज्यूमर्स इन्फ्लुएंस नहीं होंगे। आप कंज्यूमर को इन्फ्लुएंस करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, उनको ऑफर्स दे सकते हैं, उनको डिस्काउंट दे सकते हैं, उनको बेसिकली परसुएड कर सकते हैं, इन्फ्लुएंस कर सकते हैं बाय द डिफरेंट वेरियस टेक्निक्स ऑफ द मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। एंड द मेन रीजन ऑफ सेलिंग कंसेप्ट दैट वी हैव टू सेल द प्रोडक्ट। द मेन कंसेप्ट क्या रहेगा दिमाग में कंपनी का, कि प्रोडक्ट को एनी हाउ मार्केट में बस सेल करना है कस्टमर को। ठीक है, तो यहाँ पर कंज्यूमर्स के बारे में मतलब बेसिकली यही बोला गया है कि सेलिंग कंसेप्ट ये आइडिया को लेकर आया है कि कंज्यूमर विल नॉट बाय इनफ ऑफ द फर्म्स प्रोडक्ट अनलेस इट अंडरटेक्स द लार्ज स्केल सेलिंग एंड प्रमोशन एफर्ट। यानी कंज्यूमर जो है वो आपके प्रोडक्ट को तब तक नहीं खरीदेंगे जब तक आप एक प्रॉपर सेलिंग एफर्ट्स मार्केट में नहीं लगाओगे। यानी कि सेलिंग कंसेप्ट जो है वो हमेशा कौन सी स्ट्रैटेजी को यूज करता है, पुश स्ट्रैटेजी को। यानी कि आपने एक नया कोई बेसिकली आप प्रोडक्ट मार्केट में लेकर आ रहे हो, ठीक है, अब उसके लिए आप बहुत ज्यादा एडवर्टीजमेंट कर रहे हो तो मे बी वो प्रोडक्ट सेल हो जाएगा। लेकिन अगर मान लो कि प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी नहीं है लेकिन आपको सिर्फ प्रोडक्ट सेल करना है किसी भी तरीके से, तो वो सेलिंग कंसेप्ट यूज कर सकता है। डिस्काउंट, जैसे आपने देखा भी होगा कई बार कि आउटडेटेड प्रोडक्ट्स हो जाते हैं तो द पीपल और द कंपनीज आर यूजिंग द सेलिंग कंसेप्ट। यहाँ पर क्या करेगा, आपको हेवी डिस्काउंट दे देगा, ऐसा होता है ना। तो यहाँ पर बेसिकली सेलिंग कंसेप्ट का मतलब यही है कि कंज्यूमर तब तक आपके फर्म का प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा जब तक आप उनको परसुएड नहीं करते हैं आपके कंपनी का प्रोडक्ट खरीदने के लिए। आई बात समझ में आता? ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, जो सेलिंग कंसेप्ट होगा यहाँ पर मैनेजमेंट फोकस कर रहा है सेल्स ट्रांजैक्शन में, प्रोडक्ट को सेल करो और उसके बदले क्या लो, मनी लो, पैसा ले लो। ठीक है, अब यहाँ पर वो किस चीज पे ध्यान नहीं दे रहा है, दे आर नॉट थिंकिंग अबाउट बिल्डिंग लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप। लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के बारे में नहीं सोच रहे हैं कस्टमर्स को कि हम लॉन्ग टर्म तक उसको रिटेन कर पाए। लेकिन मार्केटिंग हमें क्या बोलता है, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट कि हमें कस्टमर्स पे ही मेन फोकस करना है और उनको हमें रिटेन करना है लॉन्ग टर्म तक। लॉन्ग टाइम तक वो हमारी कंपनी के साथ क्या रहे, जुड़े रहे, ये चाहती है कंपनी। लेकिन सेलिंग कंसेप्ट में कोई भी ये थिंकिंग मैनेजमेंट में नहीं था कि वे हैव टू मेक अ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप विद द कस्टमर्स, और या तो हम कस्टमर्स को प्रॉफिटेबल कस्टमर्स में कन्वर्ट कर पाए, इसका कोई इनका फोकस नहीं था। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एग्रेसिव सेलिंग प्रोग्राम्स की बात की जा रही है, साथ साथ में ये चीज माना जा रहा है कि कस्टमर्स को अगर आप समझाओगे, अगर उनको परसुएड करोगे, अगर उनको इन्फ्लुएंस करोगे, कन्विंस करोगे, तभी आपका प्रोडक्ट क्या होगा, सेल होगा। ठीक है, और ये चीज की बात नहीं हो रही है कि अगर उस प्रोडक्ट से वो डिसअपॉइंट होते हैं, वो कस्टमर को अगर दुख होता है, मे बी अच्छा प्रोडक्ट की जगह वो गलत प्रोडक्ट ले लेते हैं, तो ऐसे सिचुएशन में मार्केटिंग को क्या, मैनेजमेंट को क्या डिसीजन लेना चाहिए, उसके बारे में कोई बात यहाँ पर नहीं हो रही है। ठीक है, और ये जो कंसेप्ट है, ये जो कंसेप्ट है, ये बहुत ही पुअर कंसेप्ट भी साबित हुआ, क्योंकि सिर्फ प्रोडक्ट को सेल कर देना ये कभी भी बेसिकली आपके लिए लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबल नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ चीजें हैं, मतलब सेलिंग कॉन्सेप्ट जो है वो बेसिकली प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट के बाद इट वाज स्टार्टेड एंड इट वाज डोमिनेटेड इन द इंडस्ट्रीज। ठीक है, प्रोडक्ट और प्रोडक्शन को कई बार लोग ले लेते हैं साथ में, लेकिन बोथ आर डिफरेंट। प्रोडक्ट कंसेप्ट अलग है, प्रोडक्शन अलग है, दोनों शॉर्ट टर्म है, सेलिंग कंसेप्ट भी शॉर्ट टर्म है। ठीक है, तीनों ही एक तरीके से शॉर्ट टर्म है, मतलब जो फोकस है ना वो पूरा 100% क्लियर नहीं है। ठीक है, बेसिकली मार्केटिंग क्या कहता है, कस्टमर इज द किंग ऑफ मार्केट, राइट, एंड दैट इज ट्रूथ, क्योंकि अब जो भी प्रोडक्ट बनाते हो अल्टीमेटली कस्टमर को सेल करना है। लेकिन इन तीनों कॉन्सेप्ट में कस्टमर्स की बात की नहीं गई है यहाँ पर। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मार्केटिंग में मार्केट अपनी सुविधा, अपनी फैसिलिटीज को देख रहा है, और वो सिर्फ एजम्पशन पे सोच रहा है कि अगर मैं सस्ता प्रोडक्ट प्रोवाइड करूंगा तो कस्टमर परचेज कर लेगा, अगर मैं कस्टमर को इन्फ्लुएंस करूंगा तो कस्टमर परचेज कर लेगा। तो दीज कॉन्सेप्ट्स आर बेस्ड ऑन द एजम्पशंस ऑफ द मार्केटर। आई बात समझ में? मतलब एक्सपेरिमेंट कोई नहीं हुआ है कि प्रूफ हो गया कि ये सारी चीजें काम कर जाएंगी मार्केट में, बस वो एज्यूम करके ये सारे कंसेप्ट को यूज कर रहे हैं। क्लियर हो गई बात? चलिए नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट। और इन सेल्स में हमेशा याद रखिएगा क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट पे कभी भी ध्यान नहीं दिया जाता है। ठीक है, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट पे ध्यान नहीं दिया जाएगा। सेल्स कॉन्सेप्ट में, सेलिंग कॉन्सेप्ट में ये होता है कि कस्टमर्स जो हैं उनको आप इन्फ्लुएंस करो। कस्टमर क्या चाहते हैं खरीदना, उसकी बात नहीं हो रही है। हाँ, देखो, सेलिंग कॉन्सेप्ट का मतलब है कि प्रोडक्ट को बनाया तो गया कंपनी अपने हिसाब से,
कस्टमर्स खुद आ जाएंगे या कस्टमर को आप इन्फ्लुएंस करोगे कि जो अवेलेबल प्रोडक्ट है वो खरीद लो। अब जैसे मैंने मार्कर बनाया, अब ये मार्कर खरीदने के लिए या तो कस्टमर आएंगे या तो कस्टमर को हम इन्फ्लुएंस करें कि आओ और खरीद के ले जाओ, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, कस्टमर को हम पुश करें कि आओ प्रोडक्ट को लो एग्रेसिवली, उसके नीड है या नहीं है वो एक अलग टर्म है, जो मैंने आप लोग उस दिन लास्ट क्लास में भी प्रोडक्ट नहीं बनाएगा कि अगर मैंने आज ये न्यू प्रोडक्ट बनाया तो वो परचेज कर लेगा कस्टमर। दे विल फर्स्टली एक्सपेरिमेंट, दे विल फर्स्टली एनालाइज द कंज्यूमर बिहेवियर, दे विल डू द मार्केटिंग कंसेप्ट, रिलाई ऑन द मार्केटिंग रिसर्च। आई बात समझ में? तो यहाँ पर बेसिकली सेलिंग कॉन्सेप्ट कोटलर कहते हैं, फिलिप कोटलर कहते हैं कि सेलिंग कॉन्सेप्ट जो है वो प्रैक्टिस होता है, बेसिकली एग्रेसिवली प्रैक्टिस किया जाता है टू सेलिंग दूज गुड्स जो बायर्स नहीं सोचते हैं खरीदने के लिए। यानी बायर्स का ऐसा उतना नीड नहीं होता है, लेकिन एग्रेसिवली बोल सकते हैं ना, इतना फोर्स कर देते हैं वो कि वो फिर प्रोडक्ट को परचेज कर लेते हैं। लेटर ऑन हो सकता है उस प्रोडक्ट का कोई यूज ना हो। तो ये आपका सेलिंग कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट आपका आता है मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। अच्छा, सेलिंग कॉन्सेप्ट का एग्जांपल देख सकते हैं हम कि कोई अगर मान लो कि ऑनलाइन और टीवी कॉमर्शियल्स हम देखते हैं तो कई बार हम बहुत सारे टीवी कॉमर्शियल्स को तो स्किप कर देते हैं, बहुत सारे एडवर्टीजमेंट को हम देखते ही नहीं है। लेकिन यहाँ पर सेलिंग कॉन्सेप्ट लेकिन हर एक को नहीं करते हैं, याद रखिएगा, हर एक को हम स्किप नहीं करते हैं। अब यहाँ पर जैसे मान लीजिए माउंटेन ड्यू का अगर एडवर्टीजमेंट आप देखो तो माउंटेन ड्यू का एडवर्टीजमेंट में भी हम एक फर्स्ट या सेकंड टाइम में हो भी सकता है कि हमने उसको स्किप नहीं किया हो क्योंकि वो कुछ नया लेकर आया हो एडवर्टीजमेंट में। तो बेसिकली सेलिंग कॉन्सेप्ट यही काम करता है कि यानी कि आपके दिमाग में वो कोशिश करेगा बताने का कि आपका जो प्रोडक्ट हम प्रोवाइड कर रहे हैं ये प्रोडक्ट बहुत बेस्ट है। तो सेलिंग कॉन्सेप्ट का सिर्फ मेन टर्म होता है प्रॉफिट अर्न करना और प्रोडक्ट को सेल कर देना, बस, ठीक है। नेक्स्ट, और बहुत बार ऐसा भी होता है कि जैसे माउंटेन ड्यू है, बहुत लोग माउंटेन ड्यू पसंद नहीं करते होंगे या फिर सॉफ्ट ड्रिंक्स पसंद नहीं करते होंगे, लेकिन बिकॉज ऑफ द माउंटेन ड्यू का एडवर्टीजमेंट इतना ज्यादा बोल सकते हैं ना कि इन्फ्लुएंसिंग होगा कि खुद ब खुद कंज्यूमर जाके हो सकता है खरीद ले कि चलो माउंटेन ड्यू दो, लेकिन हो सकता है कि उसकी हैबिट में वो चीज ना हो। मतलब इन शॉर्ट मैंने वही कहा ना कि यूज ना हो उस चीज का, लेकिन बिकॉज दे आर इन्फ्लुएंसिंग एज सच कि दे आर बेसिकली persuaded toward और फिर दे आर बेसिकली कन्विंस्ड टू परचेज दैट प्रोडक्ट। आया बात समझ में? क्लियर हो गई बात? और मार्केटिंग में तो सीन यही है कि जहां पर आप नीड के थ्रू ही प्रोडक्ट बनाओगे। हाँ, कस्टमर सेटिस्फैक्शन उसमें मेन एम। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट इज मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, अच्छा, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट इज समथिंग वेयर द कंपनी फर्स्ट मेक द स्ट्रैटेजी अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द कस्टमर, कि कस्टमर की नीड क्या है उस हिसाब से वो स्ट्रैटेजी बनाएंगे प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए। यानी कि यहाँ पर जो कंपनी जो भी है बेसिकली वो ये नहीं सोच रही कि मैंने ये बना दिया आज मार्केट में और ये सेल कर दूंगा तो सेल हो जाएगा। वो पहले क्या करेगी, मार्केट रिसर्च करेगी, ठीक है। और मेजोरिटी ऑफ आजकल कंपनी मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में ही काम करती है, ठीक है। अंडरस्टैंड करना कंज्यूमर्स के नीड को और उसके बाद सेटिस्फैक्शन देना, प्रोवाइड करना कंपनी के द्वारा, दिस इज द बेसिक एम ऑफ द मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। क्लियर है? अब यहाँ पर मार्केटिंग कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है कि अगर आप ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करना चाहते हो, ऑर्गेनाइजेशनल गोल किसी भी कंपनी का क्या होगा, तीन चीज होता है, प्रॉफिट, सर्वाइवल और ग्रोथ। यही तीन चीज होता है किसी भी कंपनी का, ऑर्गेनाइजेशनल, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का यही गोल होते हैं, तीन मेजर ऑब्जेक्टिव यही होते हैं कि हम मार्केट में सस्टेन कर पाए, सर्वाइव कर पाए, प्रॉफिट हो और हम ग्रोथ करें यानी एक्सपेंशन हो, ठीक है। तो अगर आप ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करना चाहते हो तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपने टारगेट मार्केट, यहाँ पर टारगेट मार्केट का यूज किया गया। टारगेट मार्केट का मतलब ये है कि वी ऑल नोज कि इन होल कस्टमर जो होंगे वो हमारे कभी भी पोटेंशियल कस्टमर नहीं हो सकते। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, टारगेट मार्केट पे बेसिकली फोकस करेंगे कि जो भी मार्केट के लिए हमने प्रोडक्ट बनाना है, जैसे मान लो कि हमें यूथ के लिए बस प्रोडक्ट बनाएंगे तो बेसिकली वही हमारे कौन होंगे, टारगेट कस्टमर्स होंगे, टारगेट मार्केट वही वो होगा। तो बेसिकली टारगेट मार्केट पे पहले फोकस कीजिए, ठीक है, और उनके नीड्स और वांट को समझिए। जैसे मान लो कि यूथ के लिए मैं कुछ प्रोडक्ट बनाने के लिए सोच रही हूँ, तो यूथ से मैं, हो सकता है कि मैं यहाँ सर्वे करूं, हो सकता है मैं मार्केट रिसर्च करूं, हो सकता है मैं किसी कॉलेज में जाऊं। अब जैसे मैं बता रही हूँ कि हमारे कॉलेज में कई बार कुछ ऐसी कंपनीज के प्रोडक्ट मिलते थे फ्री ऑफ कॉस्ट, कई बार जैसे इट्स रिलेटेड विथ द कॉस्मेटिक्स आइटम्स, है ना, जैसे लिपस्टिक्स वगैरह, ये सब हम लोग को फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता था। अब द क्वेश्चन इज कि व्हाई दे आर प्रोवाइडिंग फ्री ऑफ कॉस्ट, बिकॉज दे वांट अ फीडबैक दैट हाउ दे फील आफ्टर यूजिंग दैट प्रोडक्ट।
इफ दे आर, उसको बोलते हैं टेस्टिंग, ठीक है। तो बेसिकली टेस्टिंग एक तरीके से होता था प्रोडक्ट को लॉन्च करने से पहले मार्केट में। तो ये सारे तरीके को क्यों यूज किया जाता है, ताकि हम समझ पाए कि ऑन अप्रोक्स, यानी हम एक सेल्स फॉरकास्ट कर सके कि कितना प्रोडक्ट हमारा मार्केट में सेल हो सकता है और कस्टमर हमारे प्रोडक्ट को कब तक मतलब लाइक करेगा या नहीं करेगा। तो यहाँ पर अगर आप ऑर्गेनाइजेशनल गोल जो है वह अचीव करना चाहते हैं, तो ऑर्गेनाइजेशनल गोल डिपेंड करता है नीड्स और वांट्स पे, और वो भी किसके नीड्स और वांट पे, टारगेट मार्केट और वहां के टारगेट कस्टमर्स के नीड्स एंड वांट पे। और हम कोशिश करेंगे क्या करना, उनको प्रोडक्ट को डिलीवर करना ज्यादा से ज्यादा बेटर तरीके से एज कंपैरिजन टू द कॉम्पिटिटर। आई बात समझ में? यानी कॉम्पिटिटर के कंपैरिजन में आप ऐसे प्रोडक्ट डिलीवर करो और ऐसा प्रोडक्ट डिलीवर करो जो ना कॉम्पिटिटर ने कभी वैसा डिलीवर किया हो, आपका प्रोडक्ट डिस्टिंक्ट भी हो और आपके कस्टमर सेटिस्फाइड भी हो। डिस्टिंक्शन का मतलब ये नहीं कि वर्स्ट प्रोडक्ट बना देना है, डिस्टिंक्शन का मतलब है बेस्ट प्रोडक्ट बनाना, है ना? आई बात समझ में? अब जैसे एग्जाम्पल में फोन का एग्जाम्पल ले लो, तो अभी एप्पल का जो है ना 13 लॉन्च हो चुका है ना? अब ये 13 आया होगा तो इसका एक ही एम होगा कि 12 से बेटर हो। तो ये तो खैर इसका अपने खुद का मॉडल है, लेकिन अगर मान लो कि एग्जाम्पल में दो मोबाइल कंपनी ले लो, एमआई और सैमसंग, तो अगर एमआई कोई लॉन्च करेगा और सैमसंग बाद में लॉन्च करेगा, तो कोशिश करेगा कि इसके कॉम्पिटिटर से वो बेटर लॉन्च करे, है ना? तो कॉम्पिटिटर्स को भी ध्यान में रखते हुए आप अपने कस्टमर को सेटिस्फाई कीजिए, उनकी नीड को समझिए, उनको उस तरीके से प्रोडक्ट प्रोवाइड कीजिए, तभी लॉन्ग टर्म ऑर्गेनाइजेशनल, यहाँ याद रखिएगा, लॉन्ग टर्म ऑर्गेनाइजेशनल गोल आप अचीव कर सकते हैं। क्लियर हो गया? ऑनलाइन क्लास सबको क्लियर हो रहा है एवरीवन? ऑनलाइन यस क्लास, मैम। हाँ सबको क्लियर हो रहा है बेटा? यस और मैम। इसको कई बार कस्टमर कंसेप्ट भी बोला जाता है, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट को कई बार कस्टमर कॉन्सेप्ट भी बोला जाता है, बिकॉज दिस इज अ कस्टमर ओरिएंटेड कंसेप्ट। क्लियर हो गई बात? ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ पर ऐसा नहीं कि मार्केटिंग कॉन्सेप्ट प्रॉफिट की बात नहीं करता है, ऐसा नहीं है, दे आर ऑल्सो टॉकिंग अबाउट प्रॉफिट, बट द वे दे वांट टू अर्न प्रॉफिट इज थ्रू कस्टमर सेटिस्फैक्शन। आई बात समझ में? क्लियर हो गई बात? चलिए नेक्स्ट। अब मार्केटिंग कॉन्सेप्ट जो है ना, दैट इज बेसिकली कस्टमर सेंटर्ड। तो यहाँ पर सेंस रिस्पॉन्स की फिलॉसफी है कि आपने क्या प्रोडक्ट बनाया, उसके लिए क्या रिस्पॉन्ड मिला, उसके लिए क्या फीडबैक मिला। ठीक है, चलिए आगे। राइट प्रोडक्ट फॉर राइट कस्टमर, राइट प्रोडक्ट फॉर राइट कस्टमर। ठीक है। और मार्केटिंग कॉन्सेप्ट जो है, दैट इज कह सकते हैं कि ये सेलिंग कॉन्सेप्ट का ही एक एक्सपैंडेड फॉर्म है। यहाँ भी प्रोडक्ट सेल करने की बात हो रही है, लेकिन तरीका बस थोड़ा सा अलग है, डिफरेंट है। चलिए नेक्स्ट। अब ये जो ये मार्केटिंग कॉन्सेप्ट जो है, ये कब बेसिकली सुटेबल है? व्हेन कंपनी स्टार्टेड अचीविंग द कैपेबिलिटी टू प्रोडक्ट इन एक्सेस ऑफ एग्जिस्टिंग डिमांड। ठीक है, मतलब यहाँ पर आप मार्केटिंग कॉन्सेप्ट कब आप मतलब बेसिकली इनका एम है ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करना और लॉन्ग टर्म मार्केट में सस्टेन करने का तरीका है आपका मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। जब आपका मार्केट जो है उसकी जो कैपेबिलिटी है वो आपकी जो कंपनी उसकी कैपेबिलिटी इंप्रूव हो जाएगी, जब लोग आपकी कंपनी को रिकॉग्नाइज करने लगेंगे, तो बेटर सर्विस के लिए, बेटर कस्टमर सेटिस्फैक्शन के लिए यू कैन यूज द मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। आगे बात समझ में? चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट वन इज सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। अच्छा, इसमें अगर आप लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो कि मार्केटिंग कॉन्सेप्ट का 4 मेन एम क्या है। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट का 4 मेन एम क्या है? पहला लिखिए मार्केट फोकस। ठीक है, लिखिए मार्केट फोकस। सेकेंड लिखिए कस्टमर ओरिएंटेशन, कस्टमर ओरिएंटेशन। थर्ड वन इज कोऑर्डिनेटेड मार्केटिंग, coordinated marketing. First one is market focus, second one is customer orientation, third one is coordinated marketing, fourth one is profitability, fourth one is profitability. ठीक है, तो ये 4 जो है ये मेन पिलर्स हैं मार्केटिंग कॉन्सेप्ट के। दीज आर द 4 पिलर्स कि कस्टमर पे फोकस कीजिए, मार्केट पे फोकस कीजिए, प्रॉफिट पे फोकस कीजिए, और एक कोऑर्डिनेटेड मार्केटिंग का मतलब है जो मार्केटिंग में आपके जितने भी आपके एजेंट्स हैं, जैसे आपके डिलीवरी सिस्टम, प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन, हर चीज पे आप फोकस कीजिए। आगे बात समझ में? चलिए नेक्स्ट। एक डब्ल्यू.जी. स्टैंटन ने एक बेसिकली डेफिनेशन दिया था मार्केटिंग कॉन्सेप्ट का। उनके हिसाब से मार्केटिंग कॉन्सेप्ट एक वैसा बिजनेस फिलॉसफी है दैट स्टेट दैट कस्टमर वांट सेटिस्फैक्शन। जो कस्टमर को अगर आप मतलब सेटिस्फैक्शन दीजिएगा, तो दैट विल एबल टू मेक द इकोनॉमिक एंड सोशल जस्टिफिकेशन टू द कंपनी। यानी कंपनी के लिए वो प्रॉपर जस्टिफिकेशन होगा अगर कस्टमर आपका सेटिस्फाई है तो। चलिए नेक्स्ट पॉइंट इज, नेक्स्ट पॉइंट,
अच्छा, इसके जो चारों पिलर्स हैं उसको एक बार मैं समझा दूं, जो चारों पिलर्स मैंने लिखवाया है, एक एक बार उसको समझा दूं चारों पिलर्स को। ऑनलाइन क्लास, चारों पिलर है मार्केटिंग कॉन्सेप्ट का। यस मैम। चलिए, तो पहला जो कॉन्सेप्ट है दैट इज मार्केट फोकस। तो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट क्या सजेस्ट करता है कि कंपनी शुड फोकस और शो द अटेंशन ऑन मार्केटिंग रादर देन प्रोडक्शन एंड सेलिंग। मार्केटिंग का मतलब समझ रहे हो यहाँ पर क्या हो रहा है? इट्स नॉट अबाउट प्रोडक्शन ओनली, बट दे हैव टू बेसिकली प्रेफर ऑल द प्रोसेसेस। ठीक है, यानी प्रोडक्ट को पैकेजिंग करना, ब्रांडिंग करना, प्रोडक्ट को सेल करना, प्रोडक्ट का प्राइस सेट करना, प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करना, हर एक चीज की बात हो रही है। किसी प्रोडक्ट को बना देना और मार्केट में सेल कर देना ये कंसेप्ट नहीं होगा। ईच एंड एवरी प्रोसेस पे आप फोकस कीजिए। उसके बाद आपको मतलब बेसिकली सेटिस्फाई करना है नीड, वही मार्केट फोकस करना है, अटेंशन दिखाना है मार्केट में, हर एक प्रोसेस को प्रॉपरली करना है, हर एक प्रोसेस जो भी मार्केटिंग का है। क्लियर हो गई बात? नेक्स्ट पॉइंट है, और एक और चीज कि आपको सेगमेंटेशन पे पूरा फोकस करना है। सेगमेंटेशन का मतलब ये है कि आप हर एक ग्रुप को प्रोडक्ट सेल नहीं कर सकते। इस चीज का ध्यान रखना है कि जिसके लिए प्रोडक्ट बनाया है उन उन कस्टमर तक प्रोडक्ट को प्रोवाइड कीजिए। और आपका मार्केट एरिया कौन है और कहाँ सेल करना चाहते हो, इसमें क्लैरिटी होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि अगर किसी ने कोई कंपनी किसी का है और वो प्रोडक्ट सेल करना चाह रहा पटना के सिर्फ मार्केट में, तो उसको ये चीज पता होना चाहिए। आई बात समझ में? आइदर मे भी हो सकता है आप कस्टमर को समझ जाओ, प्रोडक्ट बना लो, लेकिन कौन से मार्केट में, रॉन्ग मार्केट में प्रोडक्ट सेल कर दो तो प्रोडक्ट सेल नहीं होगा। आ रही बात समझ में? अब मान लीजिए कि पटना में हमने वुलन क्लोथ्स का पूरा फैक्ट्री बना लिया, तो आपको क्या लगता है कि वुलन क्लोथ जो है पटना में कितना सेल होगा? बहुत कम। लेकिन अगर वही चीज आप देखो लुधियाना में बहुत अच्छे सेल होता है, और इवन कश्मीर में भी सेल हो जाएगा, बिकॉज वहां का मौसम और वेदर वैसा है, नेचुरल फैक्टर्स वैसे हैं जो सुटेबल है उस प्रोडक्ट के लिए, है ना? तो प्रोडक्ट सुटेबिलिटी को समझना है, कौन से मार्केट में प्रोडक्ट सेल करना वो समझना है, कौन से कस्टमर को प्रोडक्ट सेल करना है वो समझना है, और उस प्रोडक्ट से कितना कस्टमर को सेटिस्फैक्शन मिलेगा वो भी समझना है आपको। तो ये सारे मार्केट फोकस में आ जाएंगे। ठीक है, आई बात समझ में? सुमन, क्लियर हो गया? एंड सेकेंड पिलर इज द मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में आपका है कस्टमर ओरिएंटेशन। तो कस्टमर ओरिएंटेशन का मतलब यही है कि कंपनी का जो सक्सेस है किसी भी मार्केट में सिर्फ मार्केट पे फोकस करने पे नहीं होगा, उसके अलावा वी नीडेड टू अंडरस्टैंड द कस्टमर। ठीक है, केयरफुली डिफाइन कीजिए कस्टमर के नीड को और कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू को, पॉइंट ऑफ व्यू रिगार्डिंग टू द प्रोडक्ट क्वालिटी, रिगार्डिंग टू द प्राइस। अब जैसे ये 20 रुपए का ये मार्कर है तो इसका प्राइस वर्थ 20 रुपए है, तो कस्टमर के व्यू पॉइंट क्या होगा कि ये 20 ही रुपए का चीज है, 15 ही रुपए का चीज है, राइट? तो बेसिकली कस्टमर का व्यू क्या है आपके प्रोडक्ट के लिए, आपकी कंपनी के लिए वो, और कस्टमर की नीड क्या है, इस चीज पे आपको फोकस करना है। उसके अलावा एक और चीज है कि कस्टमर जो है, आप अगर अपने ओल्ड कस्टमर को आपको रिटेन करने की कोशिश करना है, ओल्ड कस्टमर को क्या करना है, रिटेन करना है। और उसके साथ साथ इफ यू वांट यू कैन अट्रैक्ट द न्यू कस्टमर एज वेल, बट ऑब्वियसली मैंने पहले ही बताया कि न्यू कस्टमर को अपनी कंपनी के साथ जोड़ना जित बहुत एक्सपेंसिव प्रोसेस है कंपैरेटिवली टू रिटेन करना ओल्ड कस्टमर को, है ना? उसके अलावा एक अगर कस्टमर सेटिस्फाई हो जाएगा तो ही और शी विल बाय द प्रोडक्ट अगेन एंड अगेन फ्रॉम द सेम ब्रांड। ट्रू। एंड उसके अलावा वो ये भी करेगा कि वो कंपनी का इमेज को इन्हांस करेगा, इंक्रीज करेगा, और वो दूसरे कस्टमर को भी अट्रैक्ट करने में हेल्प करेगा। जैसे मान लो कि माउथ पब्लिसिटी के थ्रू, जैसे मान लो कि विश्वजीत ने कोई प्रोडक्ट खरीदा, मान लो उसने वॉच खरीदा किसी कंपनी का, अब उसको वो प्रोडक्ट वॉच बहुत पसंद आया, तो ही इज गोइंग टू इवन basically influence the Ashish for purchasing the same watch. So mouth publicity will also done by the customers, and when he will do that, when he is basically satisfied. क्लियर हो गई बात? बट नेगेटिव माउथ पब्लिसिटी भी हो सकता है, अगर वो सेटिस्फाइड नहीं होगा तो दे विल स्टार्ट डूइंग द नेगेटिव माउथ पब्लिसिटी एज वेल। तो आपकी कंपनी का इमेज को इन्हांस इंक्रीज करने का तरीका है, अपने कस्टमर को आप क्या कीजिए, बेसिकली सेटिस्फाई और नीड को समझिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज फोर्थ, द थर्ड पिलर है दैट इज कोऑर्डिनेटेड मार्केटिंग। कोऑर्डिनेटेड मार्केटिंग का मतलब है कि जितने भी डिपार्टमेंट्स है आपके, सारे डिपार्टमेंट, चाहे वो सेल्स डिपार्टमेंट हो, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट हो, चाहे वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो, सबके बीच में कोऑर्डिनेशन क्रिएट कीजिए, अपने सप्लायर्स के साथ कोऑर्डिनेशन क्रिएट कीजिए, डिस्ट्रीब्यूशन वाले एजेंट्स हैं, होलसेलर्स और रिटेलर्स, उनके साथ आप कोऑर्डिनेट कीजिए, तभी एक सक्सेसफुल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी को आप इंप्लीमेंट कर सकते हो मार्केट में। सक्सेसफुली हर चीज ऑपरेशन स्मूथली चलेगा, अदरवाइज क्या होगा कि हो सकता है कि आपके प्रोडक्ट होलसेलर तक तो पहुंच जाए लेकिन कस्टमर तक पहुंचने में काफी टाइम लग जाए। कोई भी एक
बेसिकली प्रोसेस में कोई भी एक पॉइंट अगर आपका लैक हो गया तो दैट इज गोइंग टू इफेक्ट द ओवरऑल कंपनीज, बेसिकली कंपनी का प्रॉफिट पे पूरा डायरेक्ट इफेक्ट करेगा, है ना। तो इन शॉर्ट वी कैन से कि दैट वी हैव टू कोऑर्डिनेट फॉर मार्केटिंग फंक्शंस, द कंपनी हैव टू कोऑर्डिनेट विद ईच डिपार्टमेंट एंड ईच एजेंट, सारे एजेंट्स के साथ भी उनको क्या करना है, कोऑर्डिनेट करना है, ठीक है। और ऑपरेशंस को प्रॉपर्ली कंट्रोल करना है। तो ये आपका हो गया। और एलिमिनेट करना है कॉन्फ्लिक्ट को, कॉन्फ्लिक्ट को क्या करना है, एलिमिनेट करना है। तो ये हो गया कोऑर्डिनेटेड मार्केटिंग। नेक्स्ट पॉइंट इज, नेक्स्ट जो पिलर है लिखिए, दैट इज प्रॉफिटेबिलिटी। यानी कि जो एंड होगा मार्केटिंग कॉन्सेप्ट का ये चीज के साथ होगा कि हमने प्रॉफिट कमाया थ्रू कस्टमर सेटिस्फैक्शन, और जो प्रॉफिट है वो बेसिकली प्रॉफिट जो मैंने कमाया वो वर्थ है बिकॉज वो कस्टमर सेटिस्फैक्शन और नीड को समझते हुए है। तो ये अनएथिकल नहीं है, ये एथिकल वे में आपने प्रोडक्ट को बेसिकली प्रॉफिट को अर्न किया है, ठीक है। और ये चीज आपका फोर्थ होगा, प्रॉफिटेबिलिटी, यानी कि आपने फाइनली प्रॉफिट अर्न किया। समझ में आ गई बात। अब सेलिंग और मार्केटिंग कॉन्सेप्ट का डिफरेंस तो ऑलरेडी मैंने करा दिया था, ओके। अब लास्ट में क्या आता है आपका सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। तो सोसाइटल मार्केटिंग जो कॉन्सेप्ट है दैट इज टोटली बेस्ड ऑन दैट वी हैव टू इम्प्रूव और वी हैव टू अंडरस्टैंड कंज्यूमर नीड्स एज वेल एज वी हैव टू अंडरस्टैंड द सोसाइटीज वेलबींग। सोसाइटी वेलबींग का मतलब है कि जिस समाज में, जिस सोसाइटी में हमने अपनी कंपनी स्टार्ट की, जहां से लोग हमारे कंपनी में एम्प्लॉय हैं, ठीक है, तो उनके भी पॉइंट्स को समझना है। कंपनी जो है ओवरऑल कभी भी इन्वायरमेंट को किसी भी तरीके से एडवर्सली इफेक्ट ना करे। सारी बात समझ में, एडवर्सली इफेक्ट ना करे इसका मतलब ये है कि मान लीजिए कि हमने कंपनी स्टार्ट किया और वो कंपनी पॉल्यूशन इंक्रीज कर रहा है, हो सकता है, पॉसिबिलिटी कैन बी देयर। तो ऐसे सिचुएशन को हमें रिड्यूस करना है, ना कि हमें उसको इंक्रीज करना है। सोसाइटी के वेलबींग के लिए और सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूट भी करना है। जैसे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें यही बताता है ना, कि जैसे आईटीसी ने क्या किया, बहुत जगह पे ई चौपाल को ओपन कर दिया, चौपाल सागर रूरल मार्केट में उन लोगों ने बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन किया। तो कहीं ना कहीं उन्होंने ये क्यों किया, प्रॉफिट तो प्रोडक्ट को सेल करके कमा ही रही है, बट स्टिल व्हाई दे आर डूइंग दैट, because that is the responsibility of every company to basically contribute toward their society and minimize the risk, minimize the pollution, ठीक है, and provide the employment and increase the living standard of each and every people in the society. So this is known as societal marketing concept, ठीक है। सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट कहता है कि मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, जैसे मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में होता है, डिलीवर करना है वैल्यू कस्टमर को और मेंटेन करना है कंज्यूमर और साथ साथ सोसाइटी के लोगों को भी, उनके लिविंग स्टैंडर्ड को भी इंप्रूव करना है, बेटर प्रोडक्ट प्रोवाइड कराना है, ठीक है। एनवायरमेंट को किसी तरीके से नुकसान ना हो, सस्टेनेबल मार्केटिंग अप्रोच की तरफ बढ़ना है, सस्टेनेबल मार्केटिंग अप्रोच की तरफ बढ़ना है। सस्टेनेबल का मतलब समझते हो क्या होता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है कि हम अगर कोई रिसोर्स को यूज कर रहे हैं तो उस रिसोर्स को हमें बहुत मिनिमम एक्सप्लॉइट करना है और हमें उसको 100% इफिशिएंटली यूज करना है। लेकिन इतना रिसोर्स को ओवर एक्सप्लॉइट या ओवर यूज मत कर लो कि आगे की जनरेशन के लिए वो रिसोर्स अवेलेबल ना हो। तो इसको कहते हैं बेसिकली, ये नॉन सस्टेनेबल में बताया कि अगर आप बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट करोगे, जैसे वाटर बहुत ज्यादा यूज करोगे, तो कल को क्या होगा कि आगे की जनरेशन के लिए वाटर, ड्रिंकिंग वाटर की अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी। तो ये चीज नहीं करना है, इसके लिए हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट को यूज करते हैं, जहां पर रिसोर्सेस को प्रॉपरली यूटिलाइज करें, कोई भी रिसोर्स को वेस्ट ना करे, एलिमिनेट करे वेस्टेज को, और आगे के जनरेशन के लिए भी रिसोर्स को प्रिजर्व करें। तो बेसिकली यहाँ सस्टेनेबल मार्केटिंग की बात हो रही है, उसी को हमने किस चीज में यूज कर लिया, मार्केटिंग में। सस्टेनेबल मार्केटिंग, वेस्टेज को रिड्यूस कीजिए, रिसाइकलिंग अप्रोच को अपनाइए, प्रोडक्ट से जैसे प्लास्टिक्स वगैरह से, हाँ हाँ बिल्कुल, एनवायरमेंट का ध्यान रखिए, रिस्पॉन्सिबल कंपनी की तरह वर्क कीजिए, ठीक है। और बाकी दूसरे जो जनरेशन है आगे के, उनको भी प्रॉपरली रिसोर्स अवेलेबल हो जाए, इतना होना चाहिए। तो ये आपके आ जाएगा किस चीज में। आप देखो ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है कंडीशन, ग्लोबल वार्मिंग का मतलब क्या होता है, जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा एक्सीड होता है तो आपके ग्लेशियर्स जो हैं वो क्या होते हैं, पिघल करके वो फिर बोल सकते हैं ना कि वाटर में कन्वर्ट होने लग जाते हैं, ठीक है। तो प्रिजर्व जो आइस जो है, वो प्रिजर्व आइस बेसिकली क्या हो जाता है, मेल्ट हो जाता है। तो ग्लोबल वार्मिंग के कंडीशन में आपका टेम्परेचर हाई हो जाता है, बिल्कुल अंटार्कटिका में ये चीज हुआ है, ठीक है। तो ये आपकी बेसिकली क्या करता है, ओजोन लेयर डिप्लेशन। ओजोन लेयर डिप्लेशन समझते हो क्या होता है, जैसे एक लेयर होता है एटमोस्फेयर में जिससे हम जो आपके सन रेज
से हमें वो प्रोटेक्ट करता है। तो उसमें भी बहुत ज्यादा होल्स वगैरह हो गए थे, खैर वो कोविड के टाइम पे कवर हो गए, बट मैं आपको यही चीज बता रही हूँ कि ये सारी चीजें क्यों होता है, क्योंकि पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है। इन पॉल्यूशन भी इंक्रीज हो रहा है और पॉपुलेशन भी इंक्रीज हो रहा है, क्राउड इंक्रीज हो रहा है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंप्रूव हो रहा है, मतलब कि लोगों की जिंदगी जीने का जो टाइम है वो इंप्रूव हो रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें से क्या हो रहा है कि आपके रिसोर्सेज ओवर एक्सप्लॉइट हो रहे हैं। आ रही बात समझ में? तो ये इसका असर सीधे आपके नेचुरल रिसोर्सेज पे पड़ता है। तो इन सब चीजों से हमें क्या करना है, बेसिकली इन सब चीजों को इम्प्रूव करने की कोशिश करना, मतलब जो भी कंपनी, जो भी प्रोडक्ट आप बना रहे हो उसमें कोशिश कीजिए कि आप कोई भी रिसोर्स को बेसिकली वेस्ट मत कीजिए, रिसाइकलिंग को यूज कीजिए। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि प्लास्टिक बैग्स के थ्रू कितने सारे नए मटेरियल्स, डेकोरेटिव आइटम्स बन रहे हैं। तो दीज ऑल आर द बेसिकली पार्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। कुछ प्लास्टिक्स रिसाइकलेबल हो गए हैं, अब बहुत सारे आपके जो प्लास्टिक्स है वो रिसाइकल हो जाते हैं। ठीक है, बट स्टिल जो पॉली बैग्स है जिसमें, बात यहाँ तक सबको समझ आ गया? तो सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट आते हैं प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, जितने भी कॉन्सेप्ट है सबका थीम क्लियर हो गया। अब आता है आपका पीएलसी, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। अच्छा, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल क्या है, ध्यान दीजिएगा। ये देखिए, ये एक बेसिकली यहाँ पर मैं ग्राफ बना रही हूँ, ये और यहाँ से लेकर इस तरीके से होता है आपका प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल क्या बेसिकली बताता है? प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कहता है कि अगर आपने कोई नए प्रोडक्ट को एक टाइम पे इंट्रोड्यूस किया, चाहे वो कंपनी नई हो चाहे वो कंपनी ओल्ड हो, यानी आइदर अ न्यू कंपनी और अ ओल्ड कंपनी, इफ दे इंट्रोड्यूस एनी न्यू प्रोडक्ट इन द मार्केट, इट माइट बी पॉसिबल कि आफ्टर सम टाइम दैट प्रोडक्ट डिमांड विल बी डिक्लाइन। ठीक है, वो क्या हो जाएगा, डिक्लाइन हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और डिक्लाइन भी वो क्यों होगा, उसका रीजन है बिकॉज ऑफ द बेसिकली बोल सकते हैं कि इनोवेटिव प्रोडक्ट जो है वो आए दिन क्या होते हैं, मार्केट में इंट्रोड्यूस होते हैं। तो जैसे जैसे नई टेक्नोलॉजी और नए प्रोडक्ट्स मार्केट में आते जाएंगे, वो पुराने प्रोडक्ट को रिप्लेस करते जाएंगे, है ना। और वो पुराने प्रोडक्ट का डिमांड क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही जीरो, खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल यही बताता है। ठीक है, अब जैसे आप लोगों ने, मैंने बताया था कंसेप्ट वीसीडी का, वीसीडी, वीसीआर, ये सारी जो चीजें थी वो क्या हो गया, मार्केट में बिल्कुल खत्म हो चुकी है। इवन अगर आप बोला जाए तो मार्केट में अभी बहुत सारे जो पेजर्स वगैरह होते थे, ठीक है, और ये सब चीजें अब क्या हो गई, बिल्कुल मार्केट से गायब हो चुकी हैं। क्यों हो चुके हैं? क्योंकि इसके अल्टरनेटिव में नए प्रोडक्ट्स मार्केट में आ चुके हैं। अब प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में स्टेज होता है, ऐसा नहीं कि प्रोडक्ट लॉन्च किया और कल ही वो डिक्लाइन हो गया, ऐसा पॉसिबिलिटी बहुत रेयर प्रोडक्ट्स के साथ होता है। अदरवाइज सारे प्रोडक्ट्स कुछ टाइम तक मार्केट शेयर को एंजॉय करते हैं, मार्केट में स्टे करते हैं। तो सबसे पहला आपका स्टेज आता है इंट्रोडक्शन स्टेज। यहाँ पर क्या होता है, इंट्रोडक्शन स्टेज। और इंट्रोडक्शन के बाद ये वाला जो स्टेज होता है, दैट इज अ ग्रोथ स्टेज। ये स्टेज होता है मैच्योरिटी स्टेज, और फाइनली इट विल डिक्लाइन। आई बात समझ में यहाँ तक? अब इंट्रोडक्शन स्टेज से पहले एक स्टेज होता है जिसको हम कहते हैं इनक्यूबेशन स्टेज। उसको क्या बोलते हैं, इनक्यूबेशन स्टेज। इनक्यूबेशन स्टेज में क्या होता है कि प्रोडक्ट को लॉन्च करने से पहले हम क्या करते हैं, मार्केट रिसर्च करते हैं, प्रोडक्ट को कहाँ लॉन्च करना है, प्रोडक्ट किसके लिए बनाना है, हमारे टारगेट कस्टमर्स कौन है, हमारा टारगेट मार्केट क्या है, प्रोडक्ट को लॉन्च कैसे करें, कौन से स्टोर से स्टार्ट करें, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करें, इन सारे डिसीजंस को हम कहाँ लेते हैं, इंक्यूबेशन स्टेज में। इंट्रोडक्शन स्टेज उस टाइम से स्टार्ट होगा जैसे ही आपने उस प्रोडक्ट को मार्केट में बेसिकली इंट्रोड्यूस कर दिया, मार्केट में आप ले आए, सेल के लिए वो रेडी है, तो उसको हम कहते हैं इंट्रोडक्शन स्टेज। अब इंट्रोडक्शन स्टेज में सिचुएशंस क्या होंगे, और आपका जो बेसिकली ग्रोथ में क्या होगा, मैच्योरिटी और डिक्लाइन में क्या होगा, और उस समय सिचुएशन हर एक प्रोडक्ट का क्या होगा। जैसे कि अगर आपकी बात करें हम इंट्रोडक्शन स्टेज की, तो इस समय आपके कस्टमर्स बहुत ही कम होंगे, कस्टमर्स होंगे ही नहीं, क्योंकि आप नए प्रोडक्ट को लेकर आए हो मार्केट में। अब यहाँ पर कौन से कस्टमर आपके प्रोडक्ट को परचेज करेंगे, सिर्फ वो कस्टमर आपके प्रोडक्ट को परचेज करेंगे जो एक्सपेरिमेंट्स में, इनोवेशन में बिलीव रखते हैं, और न्यू ट्राई करने की क्यूरियोसिटी जिनके अंदर होती है कि अभी नया प्रोडक्ट आया, चलो ट्राई करते हैं। वैसे जो आपके कस्टमर्स होंगे ये प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए रेडी हो जाएंगे। लेकिन जो स्टेबल कस्टमर्स होंगे, जो लॉन्ग टाइम से कोई और कंपनी का प्रोडक्ट यूज करते आ रहे होंगे, वो कभी भी इस स्टेज में आपके कस्टमर नहीं बनेंगे। यहाँ प्रोडक्ट का प्राइस क्या होगा,
वेरी लो रखेंगे ताकि कस्टमर्स आए, इन्फ्लुएंस हो और प्रोडक्ट को खरीदे, लेकिन कस्टमर के नंबर बहुत ही कम होंगे। यहाँ पर हम एडवर्टीजमेंट का बेसिकली बहुत ज्यादा क्या लेंगे, बेसिकली रिलाई करेंगे एडवर्टीजमेंट पे। क्यों करेंगे एडवर्टीजमेंट पे रिलाई? बिकॉज ये स्टेज में हम क्रिएट करेंगे अवेयरनेस, नॉलेज, एंड विल ट्राई टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ द प्रोडक्ट इन द मार्केट। यानी ये प्रोडक्ट मार्केट में आया है, इसके बारे में जानकारी देने के लिए वी आर गोइंग टू यूज द एडवर्टीजमेंट एंड वील हेवली रिलाई ऑन दैट। आई बात समझ में आता है? ऑनलाइन क्लास सबको क्लियर है बेटा? सबको Yes, समझ में ma'am. आया? Yes, अब ma'am. जो कस्टमर्स आपके प्रोडक्ट को यहाँ खरीदेंगे, मान लीजिए यहाँ प्रोडक्ट को खरीदा, या तो वो कस्टमर्स बहुत ज्यादा आपके क्या हो जाएंगे, ऑब्वियसली सेटिस्फाई है। जो सेटिस्फाई नहीं होंगे वो इसी स्टेज से आपके प्रोडक्ट को बाहर अब नहीं खरीदेंगे, तो यहीं से वो आउट हो जाएंगे। लेकिन जो आपके कस्टमर आपके लॉयल बन गए, एक बार प्रोडक्ट यूज करने के बाद दे आर हेवली सेट, बहुत सेटिस्फाइड हैं, तो अब दे विल स्टार्ट डूइंग द माउथ पब्लिसिटी, एंड यहाँ पर वो नए नए कस्टमर्स को इस प्रोडक्ट को लेने के लिए इन्फ्लुएंस करेंगे। साथ ही साथ जो आपने एडवर्टीजमेंट बेसिकली यूज किया, उसकी वजह से बहुत सारे कस्टमर को आपके प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन भी मिल जाएगा। तो बेसिकली दे विल मूव टुवर्ड द ग्रोथ स्टेज। यहाँ प्रोडक्ट का डिमांड बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा, बहुत सारे कस्टमर्स आपके इंक्रीज हो जाएंगे, प्रोडक्ट का प्राइस जो है वो आप लिटिल बिट इंक्रीज कर सकते हो, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में जब आपके प्रोडक्ट का जब प्रोडक्ट के बहुत सारे कस्टमर्स बन जाते हैं ना, तो उस समय पर प्रोडक्ट पर पर्सन कॉस्ट प्रोडक्ट का लो हो जाता है। तो यहाँ पर इट्स टोटली डिपेंड कि अगर आप थोड़ा बहुत इंक्रीज कर सकते हो तो करोगे, अदरवाइज आपका प्रोडक्ट का कॉस्ट ग्रोथ स्टेज में भी लो ही रहेगा। आई बात समझ में? यहाँ तक डिमांड बढ़ गया, कस्टमर्स बढ़ गए, प्रॉफिट इंक्रीज हो गया, मार्केट शेयर इंक्रीज होगा, आप एक्सपेंशन करोगे, ये सारे की सारी चीजें आप ग्रोथ में ही करोगे, ठीक है। अब मैच्योरिटी और डिक्लाइन में क्या होगा और इसके और भी रीजंस, इसका पूरा चार्ट मैंने आप लोगों को क्लास में करवाया था, याद होगा। इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर कर लेंगे, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। उसके बाद फिर आप वो करवा दिया है मैंने, मैनेजर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजर, सबको क्लियर है बेटा? इसको जरूर देख लेना, ठीक है। उसके अलावा मैं सोच रही हूँ 4 P's भी नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करवा दूंगी। ऑनलाइन क्लास एनीवन हैव एनी डाउट इन एनी ऑफ द टॉपिक व्हाटएवर वी डिस्कस टुडे? मैम ये स्टेज जो होते हैं, ये चारों स्टेज तो कन्वीनियंट प्रोडक्ट के लिए प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का कंसेप्ट होता है, ये कन्वीनियंस वाले प्रोडक्ट से ज्यादा टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट के लिए होता है, क्योंकि वही एक ऐसा प्रोडक्ट है जो हमेशा रिप्लेस हो जाता है नई टेक्नोलॉजी से।